हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मज़े से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। 8th क्लास की सिविक्स का 5th चैप्टर है। तो जुडिशरी से आप समझते ही होंगे, जो कोर्ट से रिलेटेड हैं, वो जो जस्टिस करते हैं, वो जो प्रोसेस है वो जुडिशरी सिस्टम है इंडिया में। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कंसेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। वाई डू वी नीड जुडिशरी सिस्टम, हमें जुडिशरी सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। फिर है अपहोल्डिंग लॉ, यानी कानून बनाना और इनफोर्स करना फंडामेंटल राइट्स को, यानी हर एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को इम्पावर करना और कानून को बनाए रखना। फिर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम की डिफरेंट ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। फिर हम पढ़ेंगे डज एवरीवन हैज एक्सेस टू द कोर्ट, क्या हर एक आदमी की कोर्ट तक आसानी से पहुंच है या नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जुडिशरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे बड़ा जो कोर्ट है इंडिया में वो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यू दिल्ली में है। तो सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश हुआ था जो सुप्रीम कोर्ट है वो, जिस दिन हम रिपब्लिक बने थे। यानी ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट है ये पहले नहीं था, ये ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करता था इंडिपेंडेंटली। जो सुप्रीम कोर्ट है हमने जब हम रिपब्लिक हुए 26 जनवरी 1950 को तब हुआ। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी इससे पहले जो कोर्ट था फेडरल कोर्ट इंडिया में 1937 से 1949 तक, इट वाज अर्लियर लोकेटेड इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट हाउस, यानी पार्लियामेंट हाउस के चैम्बर ऑफ प्रिंस में ये लोकेट था फेडरल कोर्ट के नाम से 1937 से 1949 तक। It moved to its present building on मथुरा रोड in न्यू दिल्ली 1958, और 1958 में इसको मथुरा रोड पे जो है वो हम ये कह सकते हैं कि इसकी बिल्डिंग को या फिर इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया है, इसको मूव कर दिया गया इसकी पुरानी बिल्डिंग से। तो आपने अच्छे से समझा कि 26 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिशमेंट हुई हमारे रिपब्लिक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की। इससे पहले फेडरल कोर्ट था 1937 से 1949 तक, जो कि चैम्बर ऑफ प्रिंस जो पार्लियामेंट हाउस में है वहां एस्टेब्लिश था। उसके बाद इसको मूव कर दिया गया, मथुरा रोड पे है न्यू दिल्ली में 1958 में। तो हमने सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री पढ़ी। ये हाईएस्ट जो जस्टिस गिवर है वो है, इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है इंडिया में। यही जो डिस्प्यूट्स हैं वो सोल्व आउट करता है पूरे नेशनल लेवल पे। फिर हमें क्यों जरूरत पड़ती है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यदि कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसके समाधान के लिए हमें कोर्ट की जरूरत पड़ती है। फिर अपहोल्डिंग लॉ, कानूनों को बनाए रखने के लिए हमें कोर्ट की जरूरत पड़ती है। फंडामेंटल राइट्स को बनाए रखने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को हमें बनाए रखने के लिए या उनकी सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ती है। इंडिपेंडेंट डिसीजंस के लिए हमें जरूरत पड़ती है। तो जस्ट जुडिशियल रिव्यू, यानी कोई एक कोर्ट उसने कोई डिसीजन दे दिया और उससे आप खुश नहीं हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कोई कोर्ट जिसने कोई डिसीजन दे दिया तो वो उसी केस को, उसी डिसीजन को दोबारा से रिव्यू कर सकता है, देख सकता है, और दोबारा से कोई एविडेंसेस, कोई प्रूफ ऐसे मिलते हैं तो उसमें जो चेंज है वो कर सकता है, वो कोर्ट ही कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की जो समाधान है, डिस्प्यूट जो लड़ाई झगड़े हैं उसके समाधान के लिए हमें कोर्ट की जरूरत पड़ती है। जुडिशियल रिव्यू के लिए हमें कोर्ट की जरूरत पड़ती है। कानून बनाए रखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। हमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके वो को मेंटेन करने के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट के कंट्रोल करने के लिए हमें गवर्नमेंट मतलब डिक्टेटर ना रहे, तानाशाही ना बने, या कुछ रूल एंड रेगुलेशन ऐसी ना बनाए जो कॉमन पर्सन के लिए, किसी सोसाइटी के लिए वॉयलेटेड हो। तो गवर्नमेंट पे कंट्रोल भी जो कोर्ट हैं वो करते हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजंस के लिए हमें
जुडिशरी जो सिस्टम है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर आगे है कि कोर्ट अपहोल्ड्स ऑल लॉज एंड कंट्रोल ऑन डिस्प्यूट्स, इलीगल वर्क्स, करप्शन एंड हेल्प ए गवर्निंग सिस्टम इन ए सिस्टमैटिक एंड सक्सेसफुली। तो कोर्ट हैं वो कानूनों को बनाए रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंट्रोल ऑन डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। इलीगल वर्क्स के ऊपर कंट्रोल करते हैं। करप्शन पे कंट्रोल करते हैं। और किसी भी स्टेट या कंट्री में गवर्निंग सिस्टम को सिस्टमैटिक वे में चलाने के लिए, सक्सेसफुली चलाने के लिए जो रोल हैं वो पे करते हैं। तो आपको याद रखना है कि इलीगल वर्क्स को कंट्रोल करना, करप्शन को कंट्रोल करना, जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करना, ये सारे के सारे काम हैं कोर्ट के। फिर है सुप्रीम कोर्ट सेफ गार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट है वो हर एक सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के लिए सेफ गार्ड का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है। तो इसका एक एग्जाम्पल आप ले भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं, वो आर्टिकल 21 प्रोवाइड एवरी सिटीजन लाइफ सिक्योरिटी, यानी हर एक जो सिटीजन है उसकी लाइफ की जो सिक्योरिटी है वो कंट्री की या गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होगी। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाती है। अब आप देख रहे होंगे कि कोरोना चला हुआ है, कोरोना जो एपिडेमिक है, महामारी है, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स की लाइफ सिक्योरिटी के लिए लोगों को लॉकडाउन की जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करने के लिए कह रही है। जो डेली वेजेज पहले जो लेबर है उनके अकाउंट में पैसे डलवा रही है ताकि वो जो है उनकी जो लाइफ है वो अच्छे से चलती रहे। और जो बीपीएल कार्ड होल्डर हैं या जो राशन डिपो जो जहाँ पे अनाज मिलता है बीपीएल कार्ड धारकों को, उनमें फ्री राशन दिया जा रहा है, ये ताकि कोई भी जो है वो किसी भी सिचुएशन में अपनी जो लाइफ है उसकी जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे। तो ये चीज़ें वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ही प्रोवाइड करवाता है। कोर्ट ही ऑर्डर करेगा गवर्नमेंट को और वो गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी। तो आर्टिकल 21 आपको याद रखना है कि ये जो है आपकी लाइफ की सेफ्टी के लिए, लाइफ सिक्योरिटी के लिए है। तो इंडिया में जो है सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। ये ट्राइंगल शेप में आप याद, वो आपकी मर्जी जिस भी शेप में आप बनाएं, लेकिन ये इंटीग्रेटेड है। सबसे बॉटम पे है डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हर एक सिटी डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एचसी का मतलब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट 25 है इंडिया में एट प्रेजेंट, और 25 जो बना है वो तेलंगाना का हाई कोर्ट बना है 1 जनवरी 2019 को। ये आप याद रखेंगे। 2019 से पहले 24 हाई कोर्ट्स हैं। यदि किसी बच्चे के पास पुराने एडिशन की यदि बुक है तो उसमें 24 जो हाई कोर्ट्स हैं वो मिलेंगे, लेकिन नए एडिशन की बुक आप लोगे तो उसमें 25 ही हैं, 25 ही हैं। तो ये आप याद रखेंगे। 25 जो हाई कोर्ट है वो तेलंगाना का बना है 1 जनवरी 2019 को। और एससी सुप्रीम कोर्ट जो न्यू दिल्ली में है, जो हमने पीछे पढ़ा 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था, और 1958 में जो इसकी बिल्डिंग है उसको ट्रांसफर कर दिया गया मथुरा रोड पे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो जिस भी किसी के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंट्रोड्यूस होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यदि कोई डिसीजन से खुश नहीं है तो वो क्या करेंगे, हाई कोर्ट में अपील लगा सकते हैं। हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, यदि कोई हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है कोई ग्रुप या कोई सोसाइटी या फिर कोई इंडिविजुअल, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है इंडिया में, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये। तो इसने जो डिसीजन दे दिया उसको कोई भी कहीं पे भी मतलब उसका अपोज नहीं कर सकता या कहीं पे भी उसके खिलाफ सुनवाई नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ही खुद उस डिसीजन का रिव्यू कर सकता है, उस डिसीजन को दोबारा से दे सकता है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब ये आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई खुश नहीं है वो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो कंट्री लेवल पे, पूरे कंट्री लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है जो मैनेज करता है सारे डिस्प्यूट को। हाई कोर्ट ये आप याद रखेंगे कि एक हाई कोर्ट एक से ज़्यादा स्टेट के लिए, 2 या 3 स्टेट के लिए या 4 स्टेट के लिए भी हो सकता है।
जैसे हमारा हरियाणा का है चंडीगढ़ में, वो हरियाणा का भी है, चंडीगढ़ का भी है और पंजाब का भी है। इसी तरह आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 नॉर्थन स्टेट्स हैं इंडिया के, इनका एक कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी में, ये आप याद रखेंगे। तो जो ये हाई कोर्ट हैं ये ब्रिटिशर्स ने ही एस्टेब्लिश कर दिए थे सबसे पहले, 1862 में स्टार्ट की थी ब्रिटिशर्स ने हाई कोर्ट की। ये कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी सिटीज थी, इनमें ही स्टार्ट किया था हाई कोर्ट ब्रिटिशर्स ने। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हिस्ट्री हमने पढ़ी कि ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किए थे। सबसे पहला जो हाई कोर्ट था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास का 1862 में, इन तीनों प्रेसिडेंसी सिटीज के लिए, और अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी। तो ये सिविल और क्रिमिनल जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेज की सुनवाई करेंगे। तो ये एक सिस्टमेटिक वे से चलेगा, पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दायर करनी पड़ेगी, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन हो रहा है, ये आप याद रखेंगे, यदि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दे रखे हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, किसी भी फंडामेंटल राइट का यदि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और आप रिटर्न में या टेलीग्राम के द्वारा या किसी इंफॉर्मेशन के द्वारा भी ये चीजें, ये जो वोलेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो दे सकते हैं, और डायरेक्ट सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो ये बात आपको याद रखनी है। हाई कोर्ट जो है इंटर स्टेट्स में जो डिस्प्यूट है वो सोल्व करेगा, और सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे देश के। फिर है डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम, सिविल केसेज और क्रिमिनल केसेज। सिविल केसेज हैं जो जमीनी विवाद है, यानी किसी ने किसी की जमीन छीन ली, या करप्शन से रिलेटेड है, या किसी ने किसी को चीट करके किसी से पैसे ले लिए और वापस नहीं दे रहा, इस तरह के जो केसेज हैं वो सिविल केसेज में आएंगे। ये डिफरेंट ब्रांच है लीगल सिस्टम की। फिर है क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस में मार काट है, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, या अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया, वो सारे के सारे जो केसेज हैं वो क्रिमिनल केस में आएंगे। तो दोनों तरीके के जो केसेज हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो सुनवाई करता है, तो आप ये याद रखेंगे। फिर है डज एवरीवन हैज एक्सेस टू कोर्ट, क्या हर एक आदमी की पहुंच है कोर्ट तक। आपको पता होगा कि कोर्ट में जो डॉक्यूमेंटल वर्क है या जो डिसीजन है वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद जो डिसीजन है वो सालों लग जाते हैं। तो एक कॉमन पर्सन या पुअर पीपल के लिए एग्जैक्टली हम माने तो एक्सेस कोर्ट तक नहीं है, क्योंकि यदि वो मान लो डेली वेजेज वर्कर है तो एडवोकेट की फीस, डॉक्यूमेंटल वर्क की फीस, और उसकी जो हरासमेंट है वो जब हियरिंग होगी, डेट होगी हियरिंग की, वो उस अपनी वेजेज को छोड़ के आएगा, तो वो परेशान हो सकता है। इस वजह से जो हम माने एग्जैक्ट जो सिचुएशन देखें तो पुअर पीपल की जो एक्सेस है कोर्ट तक वो नहीं है। तो इस इन रिस्पॉन्स टू देम सुप्रीम कोर्ट, यानी इस समस्या का समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इन अर्ली 1980s डिवाइड द मैकेनिज्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी PIL, ये आप याद रखेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इट अलाउड एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू PIL इन ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इफ देयर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, यानी अगर निचली अदालत में अपील करें, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में करें तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन किसी फंडामेंटल राइट का यदि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी भी ग्रुप का, किसी भी एक इंडिविजुअल का, तो PIL के अकॉर्डिंग, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग जो मिड डे मील स्कीम है वो एक एग्जाम्पल है PIL का ही, क्योंकि लाइफ सिक्योरिटी आपको देता है। तो लाइफ सिक्योरिटी है, जो पुअर पर्सन है वो खाने के लिए उनके पास सफिशिएंट फूड सिक्योरिटी नहीं है, तो जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए मिड डे मील की जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ही अप्लीकेबल कर रखी है, इम्प्लीमेंट कर रखी है। तो ये जो सिस्टम है ये कोर्ट का है इंडिया में, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। आप एक बार चैप्टर को पढ़ना, 1 या 2 बार ये वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।